पिछले 4-5-6 दिन से डेली एक ही प्रॉब्लम आ रही है। सर रेट का क्या करा है, रेट का कैसे है, रेट का क्या हो सकता है, रेट के बारे में बताओ। ठीक है, रेट के बारे में देखते हैं। रेट की तैयारी करने के लिए सबसे पहले रेट को समझना जरूरी है। रेट में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है NCF 2005 RTE 2009। ये दोनों रेट की शुरुआत होने के कारण है। रेट तो बहुत बात की है, इसको बेसिक से देखते हैं। इसकी शुरुआत में क्या है, NCF 2005 इसने बोला शिक्षा बिना बोझ, एजुकेशन विदाउट बर्डन, बच्चे को बिना बोझ के शिक्षा देनी है। और RTE 2009 ये बोलता है कि बच्चे को उसके आयु के अनुसार शिक्षा देनी है, जो उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन देनी है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 8 साल का है और किसी कारण से वो अब तक स्कूल नहीं आ पाया, तो स्कूल में जो एडमिशन करते हैं हम पहली क्लास में होता है। लेकिन अगर 8 साल का बच्चा है और अब तक वो स्कूल नहीं आया है एक भी बार, तो उसका जो एडमिशन होगा वो सीधा 3rd क्लास में करना पड़ेगा। क्यों, फिर पहली दूसरी क्लास कहाँ गई? तो RTE 2009 ये कह रहा है कि एज के अकॉर्डिंग क्लास होगी। 8 साल का बच्चा है तो एडमिशन तो उसका तीसरी क्लास में होगा, लेकिन पहली क्लास और दूसरी क्लास ये दोनों क्लास उसको एक्स्ट्रा में पढ़ानी पड़ेगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए 10 साल का बच्चा है तो उसका एडमिशन होगा 5th क्लास में, और पिछले जो जितने भी क्लास है ये जो भी ज्ञान उसको एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा। अब समस्या यहाँ पर ये आ गई कि NCF 2005 और RTE 2009 ने बोल दिया कि ये सब करना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे पास जो टीचर है वो इतने केपेबल नहीं है, और अगर है तो उनकी खोज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए है कि हमें जो टीचर चाहिए वो इतने बेस्ट चाहिए कि वो NCF 2005 और RTE 2009 की जो अवधारणा है उसको लेकर के हमने जो सपने देखे हैं एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, उसको साकार कर सके। तो NCF 2005 और RTE 2009 के नियमों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया कि प्राइमरी लेवल पर, मतलब कक्षा 1 से 8 जो टीचर की वैकेंसी की जाएगी, उस वैकेंसी से पहले एक और टेस्ट किया जाएगा। वो इस बात का टेस्ट होगा कि हम उस टीचर की योग्यता देख सकें कि वो NCF 2005 और RTE 2009 के जो नए नियम बना रहे हैं उनके अनुसार बच्चों को पढ़ा पाएगा या नहीं पढ़ा पाएगा। तो टीचर के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट का फैसला लिया गया कि टीचर के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो कि कंपल्सरी होगा, और इस टेस्ट को फाइट करने के बाद ही वो 3rd ग्रेड का एग्जाम दे पाएगा। 3rd ग्रेड का जो भी एग्जाम होगा या प्राइमरी लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे उनको देने से पहले उसे टेट पास करना होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है तो इसका नाम होगा CTET, यूपी गवर्नमेंट करा रही है तो यूपी टेट, राजस्थान गवर्नमेंट करा रही है तो RTET, MP गवर्नमेंट करा रही है तो MP टेट। जो गवर्नमेंट करा रही है सब उड़ा के लग जाएगा, लेकिन वो एग्जाम रहेगा टेट। ये फैसला किया गया था NCF 2005 और RTE 2009 के नियमों को देखते हुए। ये सिर्फ इसलिए ताकि हमें योग्य शिक्षा मिल सके, ताकि हमारी जो एजुकेशन है जिसके लिए हमने सोचा है वो पूरा कर सके। अब ये तो फैसला कर लिया कि टेट का एग्जाम होगा, और टेट का जो एग्जाम होगा सिर्फ वो एलिजिबिलिटी एग्जाम है, वो नौकरी के लिए कोई ज़्यादा एग्जाम नहीं है। उस एग्जाम को देने के बाद में कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं नौकरी के लिए योग्य हूँ, सिर्फ ये एलिजिबिलिटी एग्जाम है। अब इसमें समय समय पर हर राज्य सरकार ने कुछ न कुछ संशोधन कर रखे हैं, थोड़ा बहुत अपने राज्यों में इसमें छूट दे रखी है। CTET में कुछ छूट है, राजस्थान में कुछ अलग तरह की छूट है, MP में कुछ अलग तरह की छूट है, UP में कुछ अलग तरह की छूट है। हर राज्य सरकार ने कुछ न कुछ कर रखा है, लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है कि जो टेट का एग्जाम होगा, सबसे पहली बात तो इसका सिलेबस क्या रहेगा। इसका जो सिलेबस है ये डिसाइड करने के लिए देखा गया कि पढ़ना है किसको, प्राइमरी लेवल को, मतलब क्लास 1, क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
क्लास 1 to 8 के लिए आरटी 2009 है, एनसीएफ 2005 में प्राइमरी के लिए बात करी है, और 1 to 8 मतलब कि हमें प्राइमरी लेवल में पढ़ाना है 1st to 8 के लिए, वो टीचर के पास किस तरह की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्लास 1 की बात करें तो क्लास 1 में एक तो बुक रहती है लैंग्वेज 1 की, एक बुक रहती है लैंग्वेज 2 की, और एक बुक चलती है मैथ की। इसका मतलब क्लास 1 में 3 बुक चलती है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथ। यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वर्ड है, ना कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ये वर्ड नहीं है। यहाँ पर है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। जैसे मान लो अगर आज की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज ग्रुप में हिंदी रहेगी, गुजराती बात करें तो लैंग्वेज ग्रुप में गुजराती है, मतलब मातृभाषा। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज, सेकंड क्लास एज इट इज है, सेम टू सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सेम है। थर्ड क्लास में यहाँ से और यहाँ तक तो कॉमन ही है, सिर्फ एक चीज और प्लस हो गई है, और वो है EVS, एनवायरमेंट साइंस। ये जो EVS है इसमें कुछ लेसन तो रखे गए साइंस के और कुछ रखे गए SST के। इसलिए जो EVS है ये SST और साइंस, इसमें दोनों इंक्लूड की गई है, कुछ कुछ लेसन दोनों के रखे गए हैं। फोर्थ क्लास में ये चीज सेम है, और फिफ्थ में भी ये चीज सेम है। उसके बाद आती है 6, 7, 8 की बात। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर है लैंग्वेज 1 प्लस लैंग्वेज 2 प्लस लैंग्वेज 3। यहाँ पर एक लैंग्वेज और ऐड की गई है साथ में, जैसे कि हम देखते हैं सामान्य रूप से हिंदी और इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज के रूप में, और थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत या कोई और लैंग्वेज 6 क्लास में स्टार्ट होती है। और उसके बाद है प्लस मैथ और साइंस और SST। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो EVS थी, जो कंबाइंड पार्ट था, वो अब ओपन हो चुका है, साइंस अलग, SST सेपरेट, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये कंप्लीट ऐसा का ऐसा है 7th में और ऐसा का ऐसा ही 8th में। अब ये देखा गया कि 1st to 8th में इस तरह का हमारा पैटर्न है अभी पढ़ाएगा, तो जो टीचर हम लेंगे, जो हम एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे, वो उसी आधार पर होगा कि वो इसको फॉलो कर सके। तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ और यहाँ में सिर्फ एक चीज डिफरेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको नाम दिया गया है लेवल 1, और यहाँ से यहाँ तक इसको नाम दिया गया लेवल 2। मतलब जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना चाहता है, मतलब क्लास 1 to 5, वो लेवल 1 का फॉर्म भरेगा, और जो 6 से 8 के लिए करना चाहता है अपर प्राइमरी के लिए, वो लेवल 2 का फॉर्म भरेगा। जब हम फॉर्म भरते हैं CTET का, RTET का, RET का, MPTET का, UPTET का, तो वहाँ पर चॉइस होती है, आप लैंग्वेज 1 के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, सॉरी लेवल 1 के लिए या लेवल 2 के लिए या फिर बोथ लेवल के लिए। और वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपको हिंदी चूज करनी है या संस्कृत इंग्लिश, वहाँ पर पूछा जाता है लैंग्वेज 1 क्या रखोगे आप और लैंग्वेज 2 क्या रखोगे आप। इसलिए वहाँ पर लैंग्वेज का फिक्स नहीं किया गया कि लैंग्वेज क्या रहेगी, ये स्टूडेंट की चॉइस है। जब आप CTET का, UPTET का, MPTET का जब पेपर दोगे तो वहाँ भी ऐसा होता है, पेपर के समय भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ही लिखा हुआ आता है, फॉर्म फिलिंग में भी ये लिखा हुआ है, ऐसा सिलेबस आता है वो भी इसी नाम से आता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, साइंस, EVS, SST, इसी नाम से इसका सिलेबस आता है। लेवल 1, लेवल 2, 6 to 8। अब लेवल 3 में भी आगे बढ़ सकता है ये डेट, लेकिन अभी ये थोड़ा सा दूर का है। अभी नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि RT का दायरा बढ़ाकर 12th तक करेंगे, और 9, 10 जो सेकेंडरी है क्लास है उनके लिए भी हम टेट का आयोजन करेंगे। वो लेवल 3 होगा, पर उसका अभी आगे है, अभी सिर्फ यहाँ तक की बात है। ये फिक्स किया गया है कि यहाँ से यहाँ तक लेवल 1 है, 1st to 5th, और 6 to 8 ये लेवल 2 है। अब टीचर को वहाँ जाके पढ़ाना क्या है, लेवल 1 में लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, EVS, और लेवल 2 में लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, मैथ, साइंस, SST, कुछ इस तरह का है। तो फिर अब यहाँ पर डिवाइडेशन थोड़ा सा जरूरी हो गया था। सिलेबस में ये किया गया कि ये तो हमने देख लिया कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक ये चीजें रहेगी, पर अब जो सिलेबस जो डिसाइड होगा वो
वो इसी पैटर्न हो जाएगा। इसलिए क्या है, लेवल 1 की बात करें अगर हम, दो तरह के करते हैं, दो तरह के टेट एग्जाम होगा, लेवल 1 का होगा और जो दूसरा होगा वो लेवल 2 का होगा। लेवल 1 और लेवल 2 में ये है कि वही जो बुक्स हमारी थी जो बच्चा पढ़ता है वो कि वही यहाँ पर ऐड कर दी गई इसी के। सबसे पहला है लैंग्वेज 1, टीचर्स को जो चूज करनी है टेट के एग्जाम के लिए। दूसरा है लैंग्वेज 2, उसके बाद है मैथ, जो कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में तीनों चीज़ें कॉमन चलती है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में एक एक्स्ट्रा है ईवीएस। तो लेवल 1 के लिए ये फिक्स किया गया कि जो लेवल 1 होगा उसके सिलेबस रहेगा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ और ईवीएस। लेकिन ये तो कॉमन चीज है भाई, पढ़ाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बड़ा भाई छोटा भाई को पढ़ा सकता है। अनपढ़ माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, या 7वीं क्लास का बच्चा 6वीं क्लास का बच्चे को पढ़ा लेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लैंग्वेज उनको पढ़ाना, लैंग्वेज को पढ़ाना, मैथ को पढ़ाना, इंग्लिश को पढ़ाना, ये ताकत तो पढ़ानी है। पढ़ाने के साथ साथ ही समझाने की बात है, और उसमें टीचर किस तरह से उस सब्जेक्ट को पढ़ाए कि बच्चे को वो जिंदगी भर के लिए याद हो जाए। तो यहाँ पर ये फिक्स कराया गया कि हर जो भी लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है उसमें दो चीजें रहेगी, एक तो वो सब्जेक्ट रहेगा और प्लस उससे रिलेटेड पेडागोजी भी होगी। सेम चीजें की गई है सब जगह, जैसे लैंग्वेज 1 तो उससे रिलेटेड कुछ ग्रामर का टॉपिक और पेडागोजी का पार्ट पेपर में आएगा। लैंग्वेज 2 है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक होंगे, कुछ टॉपिक पेडागोजी होंगे। मैथ है तो इसमें कुछ टॉपिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, कुछ पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। ईवीएस है कुछ टॉपिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, कुछ पेडागोजी से रिलेटेड। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज 1 के रूप में अगर कोई हिंदी को चूज कर रहा है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कुछ क्वेश्चन तो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जैसे ग्रामर के संज्ञा, संधि, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और साथ ही पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे कि बच्चा अगर आपकी क्लास में डेली होमवर्क करके नहीं आ रहा है तो आप इनमें से क्या उपाय अपनाएंगे। एक बच्चा डेली आता है और आते ही अन्य बच्चों की जो बस्ते हैं उनके जो बैग है उससे पेंसिल को चुरा लेते हैं, आप क्या करेंगे। आप क्लास में गए और आप देख रहे हैं कि 30 बच्चे आपके क्लास में हैं, लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड को गहराई से देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कारण अपनाएंगे, उनके लिए क्या निदान करेंगे, क्या उपाय करेंगे। तो सब्जेक्ट जो हमें पढ़ाना है और पेडागोजी किस तरीके से पढ़ाना है कि वो हम बच्चों के लिए बेटर कर सके, ये यहाँ पर सबके साथ ही इंक्लूड किया गया है। पेडागोजी सबके साथ किया गया है, लैंग्वेज 1 उसकी पेडागोजी, लैंग्वेज 2 उसकी पेडागोजी, जैसे मान लो हिंदी कैसे आप पढ़ाओगे बेटर तरीके से, लैंग्वेज 2 इंग्लिश या संस्कृत उसको तो आप पढ़ा दोगे, लेकिन उसको बेटर तरीके से कैसे करोगे, आपके पास जो बच्चे हैं उनके अंदर तक कैसे ले जाओगे। मैथ है, मैथ में आपने बेसिक क्वेश्चन तो करा दिए, लेकिन उसको उसके रियल लाइफ से आप कैसे जोड़ रहे हो उसका ज्ञान। ईवीएस जो है जो बायोमध्यन है उससे रिलेटेड टॉपिक से, मान लो ईवीएस में साइंस और एसएसटी दोनों चीजें, जैसे मान लो तारामंडल है या कोई बीमारी के बारे में, मलेरिया के बारे में कोई टॉपिक है तो ये तो साइंस का टॉपिक हो गया। एसएसटी का टॉपिक से महाराणा प्रताप हुआ या अकबर के बारे में हो गया, 1857 क्रांति के बारे में, एसएसटी का टॉपिक हो गया उसकी पेडागोजी। मतलब ईवीएस में सामाजिक अध्ययन में आने वाली समस्याएं हम जब पर्यावरण पढ़ाएंगे तो हमारे सामने क्या क्या समस्या आ सकती है, बच्चे साथ क्या क्या समस्या हो सकती है, हमारे एनवायरनमेंट में आपस में जो तालमेल है उसको हम कैसे साझा करेंगे, ये सब इससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर ये फिक्स किया गया कि जो हमारा पैटर्न था फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए वो ऐसा वैसे ठीक से को फॉलो करना है, परंतु इसके साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारा उद्देश्य था एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 वो इसके साथ पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि ये तो सामान्य से चीजें आई और पेडागोजी उसके साथ आ गई। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास से यहाँ पर मतलब है कि जो बच्चा है आपकी क्लास में पढ़ रहा है वो किस एज का बच्चा है, उसकी सामान्य हरकतें क्या हो सकती
विशेष हरकतें क्या हो सकती है, वो और बच्चों की अपेक्षा कैसे अलग हो सकता है। अगर वो लड़का है तो उसको अपन को किस तरह से करना है, अगर कोई गर्ल है तो उसे किस तरह से करना है, मंद बुद्धि वाला है तो किस तरह से करना है, बुद्धि लब्धि उसकी अच्छी है, प्रतिभाशाली है तो उसे कैसे करना है, या औसत बुद्धि का है तो उसको हमें कैसे समझाना है, हमें क्लास को किस तरह से डिवाइडेशन करना है, दूर किस बच्चे को बैठाना है क्लास में, पास में किस बच्चे को बैठाना है। बच्चा है एक 8वीं क्लास का बच्चा है, अब वो 8वीं क्लास का बच्चा है मतलब 14 साल का बच्चा है, तो 14 साल के बच्चे की सामान्य हरकतें क्या हो सकती है, विशेष हरकतें क्या हो सकती है, इन सब का हमें ज्ञान तब होगा जब हमें चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास का ज्ञान होगा। तो यहाँ पर ये स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट जोड़ा गया है। और चाहे जिस स्टेट का एग्जाम हो या सीटेट का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट के टेट का एग्जाम हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाला पार्ट रहता है। सबसे ज्यादा इजी जो पार्ट पड़ता है वो पड़ता है लैंग्वेज का, क्योंकि ये हमारे बचपन से जुड़ी हुई है। हमने संज्ञा संधिकार पढ़ते हैं, अगर हिंदी हम चूज करते हैं हिंदी संस्कृत तो ये आता है। लैंग्वेज चूज से मान लो इंग्लिश या संस्कृत चूज करेंगे तो उससे रिलेटेड बेसिक जो जानकारी वो आती है, उसकी पेडागोजी बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है, नॉर्मल होती है। मैथ हमारे स्कूल से आ रही है, फर्स्ट टू 8 की मैथ यहाँ पर है, फर्स्ट टू 5 तो नाम है सिर्फ लेवल 1 के लिए, बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो फर्स्ट टू 8 के लिए कंसेप्ट ठीक है। ईवीएस क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 ये तो बुकें छोटी सी 3 क्लास की सारी बुकें उसी पेडागोजी सबसे मेन है यहाँ पर सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। अब ये फिक्स कर दिया गया कि ये जो 5 पार्ट है ये सब बराबर है, इनमें से कोई छोटा बड़ा नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट का जितना ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए उतना ही जरूरी लैंग्वेज बनता है, उतना ही जरूरी लैंग्वेज टू का, उतना ही जरूरी मैथ का और उतना ही जरूरी ईवीएस का। इसका मतलब ये फैसला किया गया कि हमारे जो पेपर होगा लेवल 1 का, इसके 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5 5 पार्ट है और हर पार्ट में 30-30 क्वेश्चन आएंगे, मतलब हमारे टोटल 150 क्वेश्चन इस पेपर में आएंगे। लेवल 1 की बात करें तो ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा गुंजाइश सी है, सी टेट में और स्टेट टेट में थोड़ा सा देखने को मिल जाता है कि पेडागोजी के जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है वो पढ़ने चाहिए। जैसे मान लो अगर यूपी की बात करें तो लेवल 1 और लेवल 2 वहाँ पर पूरे ही क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड और साहित्य से रिलेटेड आए हैं, जिसे वहाँ पेडागोजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेवल 1 में लेवल 2 में मैथ में भी सिर्फ मैथ दिखाई देगी, पेडागोजी दिखाई देती, एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ईवीएस में भी पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा उससे पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर सीटेट की बात करें तो जब लेवल 1 के 30 क्वेश्चन जो आएंगे ना, तो यहाँ पर लगभग 17 क्वेश्चन तो पेडागोजी से रिलेटेड आएंगे, 13 क्वेश्चन आप ग्रामर से रिलेटेड आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, सी टेट में पेडागोजी ज़्यादा पूछी जाती है और जो स्टेट टेट होती है वहाँ पर पेडागोजी का अनुभाग होता नहीं है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अब तक 4 बार टेट का एग्जाम हो चुका है। 2011 नाम था उसका आर टेट, मतलब राजस्थान टेट। 2012 सेम नाम के साथ हुआ था, उसके बाद हुआ 2015 में और 2018 में नाम चेंज हुआ था, बाकी सब कुछ सेम था, कुछ कोई अंतर वगैरह यहाँ पर ज़्यादा नहीं था। इसका नाम रख दिया गया था रीट। इसमें जो बदलाव आया है उसको अभी हम थोड़ा सा आगे देख रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशली रीट के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो रीट आरटेट 2011 और आरटेट 2012 का जब पेपर हुआ तो यहाँ पर जो अनुपात रखा गया था पेडागोजी का वो रखा गया था 0, मतलब 30 के 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड आया था, एक भी क्वेश्चन पेडागोजी का नहीं आया था। लेकिन 2012 में ये अनुपात हो गया था 20:10, मतलब जो 30 क्वेश्चन हर एक पार्ट से 30 क्वेश्चन है, चाहे जो पार्ट हो, चाहे लैंग्वेज 1 टू लैंग्वेज 2 30-30 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन ग्रामर के थे, 10 क्वेश्चन पेडागोजी के। और यहाँ पर थोड़ा सा वो अंतर आ गया, यहाँ पर अंतर ये आ गया कि अनुपात हो गया 15:15। नीट 2015 में भी जो ग्रामर क्वेश्चन है वो 15 है और जो पेडागोजी क्वेश्चन है वो भी 15 है। यहाँ पर फिक्स किया गया कि 15-15 क्वेश्चन यहाँ पर बराबर कर दिया गया, यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं रहा। सीट टेट की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया कि जितनी हमारे लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है उतनी पेडागोजी इंपॉर्टेंट है। तो लेवल 1 की अगर बात करें तो 5 पार्ट है, पांचों पार्ट बराबर है, कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं है, सब अपने आप बराबर है। हाँ ये है कि कुछ पार्ट थोड़ा सा टफ है, कुछ
मैथ है, हर बच्चे के पास की जानकारी नहीं है, तो ये उसके थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। बाकी ईवीएस है, लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 1 है, ये उसके लिए इजी होता है। वो जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये अपना आपका थोड़ा सा टफ टॉपिक है। ये हम जब पढ़ते हैं तो बड़ा इजी सा लगता है, लेकिन जब एग्जाम देते हैं तब स्थिति ये है कि ये टफ पड़ता ही पड़ता है। और निश्चित है कि 30 में से लगभग 17, 18, 19, 17, 18, 19, 20 इसके आसपास से बचा रहता है, ऐसे ज़्यादा पढ़ जा पाता है। ये चीज़ हुई लेवल 1 के लिए। लेवल 2 में ज़रा डिफरेंट नहीं है, जैसा कि मैंने देखा उसका पैटर्न हमने देखा था अभी कि फर्स्ट से लेकर के 5th तक जो बुक्स थी वही 6 to 8 में आ रही है, सिर्फ इसमें 2-3 प्लस हो रही है। 2-3 प्लस में क्या है कि यहाँ पर ये किया गया कि जैसे यहाँ पर सीडीपी है तो यहाँ पर भी एक पार्ट होगा सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ पर लैंग्वेज 1 है तो यहाँ पर भी एक पार्ट होगा लैंग्वेज 1 का। यहाँ पर लैंग्वेज 2 है तो यहाँ पर भी एक पार्ट होगा लैंग्वेज 2 का। अब 6, 7, 8 लेवल 2 वहाँ पर एक और था लैंग्वेज 3, यहाँ पर उसको अलग से नहीं किया गया है। यहाँ पे किया गया है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहाँ पर चूज कर लेगा, क्योंकि लैंग्वेज 3 जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आगे उसके आ जाएगी जब वो एग्जाम देगा तब। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ये किया गया कि 1st to 5th में तो मैथ और ईवीएस है। ईवीएस में दोनों शामिल रहेंगे, एसएसटी और साइंस, लेकिन जो 6, 7, 8 है यहाँ पर एसएसटी ओपन है, साइंस अलग है और एसएसटी अलग है, और मैथ अपने आप में पूरी तरह से। तो यहाँ पर ये कर दिया गया कि यहाँ पर ये जो 2 पार्ट है, इन 2 पार्ट की जगह पर एक पार्ट कॉमन किया गया है कि या तो बच्चा चूज कर लेगा मैथ साइंस का ऑप्शन, या फिर बच्चा चूज कर लेगा यहाँ पर एसएसटी का ऑप्शन। जैसे 30 और 30 कितना 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन, तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला अपनाया कि इस सीडीपी के कितने क्वेश्चन आएंगे 30, लैंग्वेज 1 के भी 30, लैंग्वेज 2 के भी 30, लेकिन यहाँ पर जो 30 और 30 थे टोटल तो 60 था, तो यहाँ भी ये रखा गया कि या तो मेन साइड चूज कर लीजिए आप इसके 60 क्वेश्चन होंगे, या फिर एसएसटी चूज कर लीजिए जिसके 60 क्वेश्चन होंगे। ये 60 में ये है कि ये क्या है लेवल 2 है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। स्पेशली यहाँ पर ये किया गया कि जिसने बीएड का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है वही लेवल 2 का एग्जाम दे पाएगा। एसटीसी वालों में भी कुछ छूट दे रखी है, लेकिन वो विशेष छूट अलग डिफरेंट तरीके के साथ में। जैसे मान लीजिए जिस स्टूडेंट ने बीएससी का एग्जाम दिया, जिसने बीएससी बीएड किया है, तो उसने 3 साल तक मैथ्स और साइंस पढ़ा, तो वो मैथ साइंस का ऑप्शन चूज करेगा। उसके 60 क्वेश्चन कौन से आएंगे मैथ साइंस से रिलेटेड, क्योंकि उसने 3 साल तक वो पढ़ा, उसने एसएसटी वगैरह तो पढ़ा ही। और ऐसा कैंडिडेट जो आर्ट्स स्ट्रीम का है, जो साइंस स्ट्रीम का नहीं है, जिसने बीए बीएड करा है, तो जिसने बीए बीएड करा है उसने जो लिया है ऑप्शन में, उसने लिया है एसएसटी। तो एसएसटी में एसएसटी के साथ उसने लिया हिंदी लिया, या लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश ले लिया, या सामाजिक के रूप में हो सकता है उसने कुछ एक सब्जेक्ट ले लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ले लिया, पब्लिक ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया, या फिर उसने एक तो लैंग्वेज ले ली हिंदी इंग्लिश संस्कृत कुछ भी, और 2 एसएसटी के सब्जेक्ट ले लिया, तो वहां पर वो मैथ और साइंस नहीं पढ़ा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया कि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है वो चूज कर सकते हैं एसएसटी, और उनके 60 क्वेश्चन आएंगे एसएसटी के। और जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट है वो चूज कर सकते हैं मैथ्स और साइंस, और उनके 60 जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मैथ साइंस से रिलेटेड। अब राजस्थान में ये सब थोड़ी सी छूट दी गई है कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट को शामिल कर लिया जाएगा, और वो जो शामिल होंगे वो एसएसटी के अंदर शामिल होंगे। अब इस छूट के साथ ही कुछ न कुछ दिक्कतें भी साथ में जुड़ गई है, उस बारे में भी थोड़ा सा मैं आगे बात करूंगा। यहाँ पर ऑप्शन चूज कर लेगा, जैसे 150 क्वेश्चन यहाँ है, सेम 150 क्वेश्चन ऐसे कैसे यहाँ है, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बराबर है। सीडीपी लेवल 1 लेवल 2 मैथ साइंस या फिर एसएसटी, इनमें से कोई एक चूज करना है दोनों में से, और ये हो जाएंगे 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60 बराबर 150। ये हुई लेवल 1 की बात, और ये हुई लेवल 2 की बात। यहाँ तक तो सब ठीक है,
ये तो हमारा सिलेबस की बात हुई और पैटर्न की बात हुई। अब बात आई हमारे रीड की कि सर ये तो अब तक की कॉमन बातें हुई। अब ये जो चीज है ये भी थोड़ा सा रीड में दिक्कत कर रही है, थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। अभी रीड में क्या हो रहा है और पहले क्या था, 2011 और 2012 में तो एक आई है उसमें रखा गया था, लेकिन 2015 में R-TET का नाम बदल के रीड कर दिया गया। तब तक 2011 और 2012 में जब R-TET का एग्जाम हुआ था उस समय तो ये हुआ था कि पहला एग्जाम हुआ R-TET 2011 जो कि एक एलिजिबिलिटी एग्जाम था। नाम से पता चल रहा है टेट टीचर विद एलिजिबिलिटी एग्जाम। इसमें क्या हुआ कि सिर्फ ये एग्जाम लिया गया, बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया और थर्ड ग्रेड टीचर के लिए मतलब प्राइमरी टीचर के लिए एक अलग से एग्जाम क्वालिफाई करवाया गया। उसके बाद उनको ज्वाइनिंग दी गई। R-TET 2012 में भी सेम पैटर्न अपनाया गया कि एक टेट का एग्जाम हुआ और प्राइमरी लेवल के लिए एक अलग से एग्जाम हुआ, जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में उन्हें ज्वाइनिंग दी गई। लेकिन 2015 से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया और यहाँ पर हो गया रीड 2015 के नाम से एग्जाम करवाया गया। यहाँ पर ये हुआ कि जो रीड है ये टेट से रूपांतरित हुआ, लेकिन अब ये एलिजिबिलिटी एग्जाम नहीं रहा, ये एक एक्रोमेट एग्जाम हो गया। इसमें क्या हुआ कि जो भी बच्चा इसको क्वालिफाई करेगा उससे 70% मार्क्स रीड के और प्लस 30% मार्क्स उसके जोड़े जाएंगे जो उसने किया है ग्रेजुएशन, मतलब या तो उसने करा है बीए या उसने करा है बीएससी, जो भी उसने ग्रेजुएट किए जिस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट को ऑप्शन में ले लिया जाएगा और 70% मार्क्स उसका टेट का वेटेज लिया जाएगा, 30% उसका ग्रेजुएशन बेसिक लिया जाएगा और उसकी फिर मेरिट इस हिसाब से बनाई जाएगी 2015 में। और ऐसा कैसे सेम किया गया रीड 2018 में। यहाँ तक तो सब ठीक हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या आ रही है रीड 2020 में। सबसे पहली समस्या तो ये आ रही है कि जो 70-30 का रेशियो है, मतलब जो हम टेट का एग्जाम देते हैं उसका 70% उठता है और जो हमने बीए का एग्जाम दिया उसका 30% उठता है। तो इसमें कई बच्चों की समस्या आ रही है कि जो हमने बीए में एग्जाम दिया था उसमें हमें कम परसेंटेज है, जिनके यहाँ ज़्यादा परसेंट होते हैं उनको अधिक लाभ होता है। तो गवर्नमेंट भी चाह रही है इस अनुपात को थोड़ा कम ज़्यादा करना, पर इसमें समस्या ये आ रही है कि इस अनुपात को कम ज़्यादा कैसे किया जाए। पिछले 2 साल से नीट का एग्जाम जहाँ पर शुरू था ना अभी भी वहीं पर ही है, कोई आगे नहीं बढ़ा है, सिर्फ डेट भी होती है, समाधान नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है कि लेवल 1 में तो ठीक है, अब तक जो एग्जाम हुआ वही इस बार होगा। लेवल 1 में क्या है, CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ और EVS। लेवल 1 का एग्जाम होता है, इसका एग्जाम हो जाता है 150 नंबर का एग्जाम हुआ और इससे मेरिट लिस्ट बन करके सीधा ज्वाइनिंग दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये है क्लास 1 to 5 के लिए। अब इसमें जो टीचर बनेगा उसको आगे पढ़ाना क्या है, ये पढ़ाना है, या तो लैंग्वेज 1 पढ़ाएगा, लैंग्वेज 2 पढ़ाएगा, मैथ पढ़ाएगा, EVS पढ़ाएगा, इसके अलावा कुछ पढ़ाना नहीं। लेकिन लेवल 2 जो है वो 6 to 8 के लिए होती है। यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि जब हम एग्जाम लेते हैं तो हम एग्जाम तो लेते हैं CDP का, लैंग्वेज 1 का, लैंग्वेज 2 का, और इसके अलावा अगर हम एग्जाम ले रहे हैं तो वो जो हम एग्जाम ले रहे हैं तो ले रहे हैं मैथ साइंस का, या फिर हम एग्जाम ले रहे हैं SST का। अब जो टीचर बनेगा वो वहां जाके पढ़ाएगा क्या, या मैथ साइंस और SST पढ़ाएगा क्या? नहीं, वो हिंदी पढ़ा सकता है, इंग्लिश पढ़ा सकता है, संस्कृत पढ़ा सकता है। तो ये जो एग्जाम होता है वो तो हो जाता है जो टेट का एग्जाम होता है, लेकिन जो 30% का वेटेज दिया जाता है उसे इसलिए दिया जाता है ताकि जैसे मान लो कोई टीचर है और वो संस्कृत का टीचर बनना चाहता है तो 30% का वेटेज वहां से उठाकर उसके बराबर कर दिया जाता है। अब समस्या यहाँ पर यही आ रही है कि जो हमारा प्राइमरी लेवल का एग्जाम होता है वहाँ पर हमें ऑप्शन चूज करना पड़ता है कि हम किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाह रहे हैं। क्या हम हिंदी के टीचर बनना चाह रहे हैं, क्या हम इंग्लिश के टीचर बनना चाह रहे हैं, क्या हम SST के टीचर बनना चाह रहे हैं, या मैथ के, या साइंस के, या फिर कोई अदर लैंग्वेज
लैंग्वेज 3, जैसे मान लीजिए संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज यहाँ पर ऑप्शन में रहती है। अब जो हिंदी का टीचर बनना चाहेगा उसने टेट में क्या योग्यता हासिल करी, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसने बच्चे को समझ लिया, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। उसने क्या योग्यता हासिल करी, लेवल 1 मतलब हिंदी, तो सभी ने करी है, चाहे वो SST वाला हो, चाहे मैथ वाला हो, चाहे साइंस वाला हो, ये तो कॉमन है, जैसे बेसिक सी जानकारी है। लेवल 2 सॉरी लैंग्वेज 2 यहाँ पर कॉमन सी जानकारी है। अब जो हिंदी का टीचर बनना चाह रहा है उसने यहाँ पर स्पेशल क्या करा, नहीं ना, तो इसलिए 70-30 का रेशियो रखा गया है कि 70% मार्क्स तो हम लेंगे टेट के और 30% मार्क्स का वेटेज हम लेंगे BA का। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा लफड़ा पड़ रहा है ना वो इसी चीज का पड़ रहा है, इसकी वजह से ही यहाँ पर 30% का वेटेज है और कोई कारण नहीं है। अगर यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं हम कि जो हिंदी का टीचर बनना चाहता है उसके 60 क्वेश्चन सीधे सीधे हिंदी के दे दीजिए तो हिंदी का टीचर बन जाएगा। ये जैसे मान लो कोई इंग्लिश का ऑप्शन ले लीजिए, यहाँ पर पूरे 60 के 60 क्वेश्चन इंग्लिश से दे दीजिए ताकि यहाँ पर 30% का वेटेज रखने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। MP में यही पैटर्न अपनाया जाता है, MP में जो एग्जाम होता है वहाँ पर यही होता है, हिंदी सॉरी CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, मतलब 30 क्वेश्चन तो इसके आ जाएंगे, 30 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे, 30 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे। उसके बाद जो बच्चा जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, जिस सब्जेक्ट के लिए टीचर बनना चाहता है, उसी सब्जेक्ट को चूज कर लेता है और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके 60 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लो किसने हिंदी ऑप्शन में लिया तो 60 क्वेश्चन हिंदी आएंगे, तो मतलब वो किसका टीचर बन सकता है, हिंदी का। किसी ने मान लीजिए इंग्लिश ऑप्शन में ले लिया तो वो अब किसका फॉर्म भर सकता है, इंग्लिश का। किसी ने मैथ ऑप्शन में लिया तो वो किसका टीचर बन सकता है, मैथ का। तो यहाँ पर समस्या खत्म है, न तो वो 70-30 का रेशियो रखना है न कुछ करना है। क्यों, क्योंकि 70-30 का रेशियो सिर्फ इसलिए रखा गया था कि वहाँ तो वैसे जो मैथ ही चूज कर रहा है 60 क्वेश्चन में तो सब्जेक्ट ग्रुप में, और वो आगे जो हम पढ़ा है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से टीचर के साथ आगे बढ़ पा रहा है, उसके लिए आधा रखा गया था 70-30। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन ये कर लेते हैं कि 60 के 60 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के देते हैं, जैसे हिंदी के, इंग्लिश के या मैथ के दे देते हैं, ये जो सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हैं हम उस सब्जेक्ट को फिक्स करते हैं, 60 क्वेश्चन उसके देते हैं, तो हमारा 70-30 का लफड़ा रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और टेट के एग्जाम पे जैसा कि MP में होता है, सिर्फ टेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग हम सीधा सीधा ज्वाइन दे सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान में इस पर थोड़ी सी समस्या है। समस्या क्या है कि राजस्थान सरकार ने ये कह दिया कि अब हम कॉमर्स के स्टूडेंट को भी अलाउ कर देंगे, ठीक है। अब कॉमर्स के स्टूडेंट को अलाउ करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यहाँ पर ये खड़ी हुई कि जो कॉमर्स का स्टूडेंट है वो ऑप्शन क्या लेगा, जैसे उसने हिंदी ऑप्शन में ले लिया कि मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, तो हिंदी कब पढ़ी। कोई BA वाला व्यक्ति है जिसने BA करा है,